गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड। मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर जेके शिवहरी। मैं आज आपको लाया हूँ पर्सनल बीएससी जो फर्स्ट सेम है उसके यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, यूनिट 2 में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपका, उसमें मेन हेडिंग 7 है और 7 हेडिंग की लगभग 12 या 13 वीडियो आपके बनेंगे। और 7 जो हेडिंग है मैं सबसे पहले बता दूं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आर्क-बाउंड रूल, मल्टीपल बॉन्डिंग एंड बॉन्ड लेंथ। मल्टीपल बॉन्डिंग एंड बॉन्ड लेंथ में सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में बताया जाएगा। बीबीटी थ्योरी, अगर आपने बीबीटी थ्योरी पढ़ी तो उसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का एक्सप्लेन अपने आप होगा। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के बारे में, और बेसपर थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एवं साथ में शेप का भी इधर स्टडी हम करेंगे। बेसपर थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर शेप और मोड एंड मॉलिक्यूलर डायग्राम। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी का आपने स्टडी किया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के डायग्राम बनेंगे। डायग्राम के साथ साथ आपके इसमें बॉन्ड लेंथ का भी स्टडी होगा, बॉन्ड ऑर्डर का भी स्टडी होगा, क्योंकि मोड थ्योरी ने आपको बताया था कि दो एटम के बीच 1.5-2 इस टाइप के बॉन्ड भी बन सकते हैं, यानी कि विषम बॉन्ड भी बन सकते हैं। तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर का एक्सप्लेन किया जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ बॉन्ड लेंथ का एक्सप्लेन करेंगे, कब घटेगा कब पड़ेगा, पूरा एप्लीकेशन इसमें देंगे। इसलिए हेडिंग जरूर आपकी 7 है, लेकिन आपके करीब 13 वीडियो इसमें आएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पहली हेडिंग के लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अच्छा, ये जनरली जो बीएससी फर्स्ट सेम का जो सिलेबस है ये पूरा इस प्रकार से रिलेटेड है कि क्लास 11 का मैक्सिमम इसमें कॉमन करता है। और क्लास 11 है आपको जो है एक रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बगैर तो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ ही नहीं सकते। आप बाउंड रूल जगह जगह यूज होता है। बीबीटी थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, बेसपर मोड, ये 4 हेडिंग तो ये समझ लीजिए बगैर इसके तो फिर केमिस्ट्री का अध्ययन आप कर ही नहीं सकते हैं। तो ये 11-12 बीएससी में तो है ही है। नीट जेई आप किसी भी कंपटीशन में केमिस्ट्री का मतलब है ये थ्योरी आपको आना चाहिए। इसलिए प्रत्येक क्लास के स्टूडेंट इस वीडियो से लाभ उठा सकता है। मैं चलता हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। आज एक हेडिंग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हुई तो पूरा कंप्लीट करेंगे, नहीं तो इसको भी 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल्स? देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर मैं इसको समझाऊं तो क्या है, ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चलता है तो ये पाथ बना लेता है, क्योंकि निश्चित दूरी पर चलता है। तो इस पाथ को हम कहते हैं क्या, ऑर्बिट, यानी कि कक्षा कहते हैं। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन मिलेगी जहां पर ये थोड़ा बहुत ठहर जाते होंगे, अर्थात वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम संभावना हो जाती होगी। स्थिर तो नहीं रहती, चूंकि इलेक्ट्रॉन चलते ही रहता है। तो नाभिक के आसपास की इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, नाभिक के आसपास के वह त्रिविमी क्षेत्र, नाभिक के आसपास के वह त्रिविमी क्षेत्र जहां पर निश्चित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम संभावना होती है, ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। आई रिपीट, न्यूक्लियस के आसपास की वह 3 डायमेंशनल एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, क्या कहलाते हैं? ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ऑर्बिटल्स कितने प्रकार के होते हैं? यह 4 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स आर 4 टाइप। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है, जिन्हें क्या कहते हैं हम? एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एस ऑर्बिटल,
p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। अब आते हैं अपन s ऑर्बिटल पर। तो s ऑर्बिटल क्या है? नाभिक के सबसे नियरेस्ट ऐसे क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम संभावना पाई जाती है और इन क्षेत्रों का आकार गोलाकार होता है। अर्थात s ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। ऐसे ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। अब न्यूक्लियस है तो ये आपका ये s ऑर्बिटल है, ये इसको हम कहेंगे 1s। क्या कहेंगे? 1s। यही चर्चा आती है दोस्तों नोड की। नोड क्या है? तो ऑर्बिटल्स का जस्ट विपरीत शब्द है नोड। नोड क्या है? ऑर्बिटल्स में ऐसे क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है। मैं दोनों को लेकर के चलता हूं, अभी फिर से लौटूंगा एस ऑर्बिटल्स में। नोड क्या है? ऑर्बिटल्स के अंदर ऐसे क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, नोड कहलाते हैं, ठीक है। नोड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, और दूसरा होता है आपका रेडियल नोड, रेडियल नोड। इसको हिंदी में कहते हैं कोणीय नोड। क्या कहते हैं? कोणीय नोड। और इसको हिंदी में कहते हैं बेटा त्रिज्य नोड। क्या कहते हैं? त्रिज्य नोड। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी इसके बाद क्वांटम संख्या कक्षा 11 में आपने पढ़ी होंगी। एक होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर, इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल n, ठीक है। और एक होती है आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको कहते हैं स्मॉल n। और एसपीडीएफ के लिए ए का मान, ठीक है, एसपीडीएफ के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर एल का मान सदैव निश्चित होता है 0, 1, 2, 3, ये डेफिनेट होता है, ठीक है ना। तो त्रिज्य नोड क्या है और एंगुलर नोड क्या है, इसको बताना बहुत जरूरी था। त्रिज्य नोड सदैव जो है होते हैं आपके n-1, यानी कि अगर हम मुख्य क्वांटम संख्या नहीं जानते हैं तो त्रिज्य नोड नहीं जान पाएंगे। त्रिज्य नोड होते हैं n-1 और एंगुलर नोड कितने होते हैं आपके? एंगुलर नोड होते हैं n, ठीक है ना। तो अब जो l की वैल्यू होती है वही क्या होते हैं आपके? जो l की वैल्यू होती है वही होते हैं एंगुलर नोड, ठीक है। तो अब इधर देखते हैं। तो s ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन तो हो गई, बट 1s में कितने नोड होंगे? देखो 1s है तो ऐसा इसमें कहीं कोई क्षेत्र नहीं होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो। तो इसमें कुल नोड कितने होते हैं? कुल नोड बराबर होंगे बेटा त्रिज्य नोड यानी कि n-1 और प्लस n, ठीक है ना। तो ये कुल नोड हो जाएंगे। तो इसमें बताओ 1s में l बराबर कितना है? 0। 1s में n बराबर कितना है? 1। तो कुल नोड बराबर कितने हो गए बेटे? 1 - 1 प्लस 0। तो कुल नोड कितनी आई? 0। अब यही बात आई आपकी 2s सबसेल। 2s के बारे में देखें बेटा, ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है? फर्स्ट सेल है, ठीक है ना। अब ये आया तुम्हारा सेकेंड सेल। तो देखो जरा इसकी जो है ये धर इस टाइप पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस टाइप से होगी इसमें। अब गौर कीजिए कि ये स्थान जो पड़ा है, ये स्थान पड़ा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं है। तो अगर 2s है
तो इसमें नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड 1 होंगे। इसमें कोई नोड नहीं होंगे क्योंकि L का मान S में 0 होता है। अच्छा, तो कुल नोड कितने हो जाएंगे, कुल नोड आएंगे फिर से n-1 प्लस L, तो बराबर होंगे आपका n का मान कितना है 2 -1 प्लस 0, तो कितने नोड आ जाएंगे 1। तो इस प्रकार से कुल नोड्स की संख्या हम इससे निकाल लेते हैं। और ये फॉर्मूला क्या है, n-1 प्लस L, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और L आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर है। और ये s ऑर्बिटल्स है, एक s ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं जिनकी डायरेक्शन विपरीत होती है। ठीक है, अब आप अच्छा इसमें एक जानकारी और रख लें। देखो s ऑर्बिटल्स क्या होता है, नाभिक के सबसे नजदीक होता है। इसमें एंगुलर नोड सदैव 0 होते हैं। कुल नोड की संख्या तुम्हारी n-1 प्लस L होती है। और जो ये होता है, ये होता है नॉन डायरेक्शनल। क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, ये याद रखना, नॉन डायरेक्शनल होता है, अर्थात इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इसका आकार स्फेरिकल होता है। अब आते हैं अपन p ऑर्बिटल्स पर। हेडिंग लिखेंगे p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स, p कक्षक, हिंदी में कहेंगे p कक्षक। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, p कक्षक का आकार डंबल की तरह होता है। p कक्षक का आकार कैसा होता है, डंबल की तरह होता है। और यह 3 प्रकार के होते हैं। साइज कैसा हो जाएगा, साइज एज लाइक डंबल, देख लेना। साइज कैसा होता है, जैसे डंबल, डमरू होता है जैसे, ठीक है ना। और ये इसमें ऐसे टाइप के इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखें आकार कैसा हो गया, डंबल की तरह। अब इसमें अगर नोड देखें, नोड क्या है, तो नोड देखें बेटा, नोड ये एक स्थान ऐसा है इधर जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है। तो जो p ऑर्बिटल्स है तो इसमें एक नोड जरूर होगा, बाकी अब अगर वो कह देगा कि जैसे 2p है तो n बराबर कितना है इसमें बेटे 2, L बराबर कितना होता p में, अभी बताया था 1। तो इसमें एंगुलर नोड कितनी होंगी, एंगुलर नोड होते हैं सदैव कैसे, L, तो L का मान कितना है 1, ठीक है ना। त्रिज्य नोड कितने होंगे, रेडियल नोड कितने होते हैं n-1, तो 2-1 बराबर 1, तो कुल नोड कितने हो जाएंगे 2, कुल नोड कितने हो जाएंगे 2। तो ये p ऑर्बिटल्स में नोड ऐसे निकालते हैं। अच्छा, अब p ऑर्बिटल्स भी कितने टाइप के होते हैं, p ऑर्बिटल्स भी 3 टाइप के होते हैं। p ऑर्बिटल्स आर 3 टाइप, नंबर 1 px, py और pz, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार की क्या, इनका अगर हम जो है आकार देखें तो किस टाइप से चित्र आएगा इनका। देखो जो आपके 3 अक्ष होते हैं, तो आपने सपोज दैट ये 3 अक्ष खींच लीजिए, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, ओके। अब तुमको कौन सा ऑर्बिटल्स बनाना, px बनाना कि py बनाना कि pz बनाना। जो ऑर्बिटल्स बनाना है तो उसका डमरू यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन उसी क्षेत्र में प्रेजेंट होंगे। तो जैसे मुझे px बनाना है तो px क्या हो जाएगा, देखिए ये तुम्हारा x, ये px, ठीक है ना। और प्रत्येक ऑर्बिटल्स ये तरंग की तरह कार्य करता है, ये सिद्धांत आपका मोड थ्योरी में लगेगा। तो ये px है, py बनाना है तो py कैसा होगा, देखिए जी y,
ये जेड और जी एक्स। तो ये बेटा तुम्हारा पी वाई ऑर्बिटल्स है। अगर पी जेड बनाना है तो पी जेड कैसा होगा, देखिए दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ये तुम्हारा पी जेड ऑर्बिटल्स हो गया। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल्स क्या हैं, डंबल के आकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एंगुलर नोड कितना होता है, सदैव 1 होता है। त्रिज्य नोड कितना होता है, त्रिज्य नोड इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस कक्षा का वो ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना, क्योंकि उसका मान होता है n-1। तो ये पी ऑर्बिटल्स आपके हो गए। अब देखिए और एक बात क्या है, पी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं जिनकी डायरेक्शन विपरीत होगी। ठीक है, और क्या इसकी विशेषता है, पी ऑर्बिटल्स कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है, दिशात्मक होता है। जब पी से पी मिलेगा, ये तुम्हें बीबीटी थ्योरी में जानकारी मिलेगी, तो बनने वाला बंध कैसा होगा, दिशात्मक होगा। तो पी ऑर्बिटल्स कैसा होता है, दिशात्मक होता है। अब हेडिंग आई आपकी डी ऑर्बिटल्स की। डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स का आकार डबल डंबल की तरह होता है। कैसे होता है, डबल डंबल की तरह होता है, इस टाइप की। ये क्या है, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल्स का आकार डबल डंबल की तरह होता है। और यह कितने प्रकार के होते हैं, यह 5 प्रकार के होते हैं। यह 5 प्रकार के होते हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया। इट्स 5 टाइप, 5 टाइप। और इनको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। वो क्या है, एक भाग है तुम्हारा T2G ऑर्बिटल्स और एक है EG ऑर्बिटल्स। एक है T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है। अच्छा, जो 5 प्रकार की हैं वो क्या है, जो 5 प्रकार की हैं वो हैं आपके DXY, DYZ, DZX और DX² माइनस Y², DZ²। ये 5 प्रकार के हैं। ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, यानी कि ये अक्षों के बीचों बीच होते हैं। और जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं ये होते अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। जी आपके ठीक है, अलोंग द एक्सिस, जी आपके अक्षों पर होते हैं। जैसे ये वाला तुम्हारा कैसा होगा, x² माइनस Y²। इसके जो दोनों डंबल होंगे, एक होगा x अक्ष पर और एक होगा y अक्ष पर, और ये z अक्ष पर कंप्लीट होगा, बाकी इसका घेराव तीनों अक्षों पर आएगा। तो ये कैसा होते हैं, अक्षों पर होते हैं। और ये क्या कैसे होती है, अक्षों के बीचों बीच होती है। इसीलिए इनको 2 भागों में बांटा, एक कहलाती है T2G और एक कहलाती है EG। EG ऑर्बिटल्स में ये 2 ऑर्बिटल्स आते हैं और T2G में ये 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। अर्थात T2G में आते हैं DXY, DYZ, DZX, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, अक्षों के बीच में होते हैं, 45 अंश का कोण बनाए हुए। अभी मैं बनाऊंगा भी इनके चित्र। और ये कैसे होती है, जी अक्षों पर होती है। अच्छा, और क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स में क्या नोड होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। इसमें एंगुलर नोड कितनी होती है, एंगुलर नोड इक्वल टू कितना होगा बेटा, L इक्वल टू, अभी बताया था मैंने डी के लिए L का मान कितना होता है, 2। तो एंगुलर नोड कितने मिलेंगे, 2। त्रिज्य नोड, रेडियल नोड कितने होंगे, रेडियल नोड इक्वल टू होंगे n-1। तो ये n पे डिपेंड करेंगे। कुल नोड, टोटल
टोटल नोड इक्वल टू हो जाएंगे n-1 प्लस l, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं 3D में कितने नोड्स होंगे, तो एंगुलर नोड तो कितने होंगे 2, त्रिज्य नोड कितने होंगे, त्रिज्य नोड होंगे आपके 3-1 इक्वल टू 2, तो टोटल नोड कितने हो जाएंगे आपके 4, ठीक है। तो ये नोड की बात होगी आपकी। अच्छा, और क्या विशेषता है, कोई भी डी ऑर्बिटल्स हो, चाहे तुम्हारा dxy हो, चाहे dyz हो, चाहे dzx हो, चाहे तुम्हारा dx² - y² dz² हो, प्रत्येक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं जिनकी डायरेक्शन विपरीत होगी। अब इनकी मैं फिगर बना करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। फिगर बनाना भी बड़ा इजी है, कोई कठिन नहीं है। देखिए, अगर आपने dxy बनाना है, dxy बनाना है तो देखिए ये x और y के बीच में इसके ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो देखिए जरा, ये 2 एक्सिस बनाया, ये x है और ये y है, ठीक है ना। अगर इसके डंबल्स इस टाइप के हैं, इस टाइप के, ठीक है ना, इसके डंबल इस टाइप के हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट नहीं करते हैं। हमारा ये जो है ऑर्बिटल्स तरंग के रूप में माना जाता है, तो इस टाइप से इसको व्यक्त करते हैं, तो एक प्लस हो जाता है, एक माइनस हो जाता है। बाकी इससे मत लीजिए कि किसी दिशा का मतलब पूरे ऑर्बिटल्स में हमें एक धन लेना है, एक ऋण लेना है, क्योंकि तरंग की तरह होती है। वो अगर ना भी दिखाओ तो ऐसे ऐसे कर दो तो भी चल जाता है। तो ये क्या होगा dxy, क्यों होगा dxy, क्योंकि x तथा y अक्ष के बीच में है। अब देखो जरा, क्या ये x और y अक्ष के बीच बिटवीन है कि नहीं है, ये वास्तव में 45 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। अच्छा, अब बारी आई किसकी, dyz। तो dyz में हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले y और z अक्ष ले लेना चाहिए। ये ले लिया हमने, जी y है और जी z है, तो डंबल हमारे कैसे हो जाएंगे, इस टाइप से। तो जी हमारा हो गया dyz। अगर हमें क्या बनाना है, dzx बनाना है, तो देखिएगा जरा, जी z हो गया और जी x हो गया, और डंबल हमारी कैसे हो जाएंगे, इस टाइप से। इस टाइप से हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर तुम इसको y को ऐसे मान लीजिए, जैसे इधर मानी है हम y को, ठीक है, तो अगर इसमें मान लेते तो हमें तो बस ये अक्ष देखना, हम कहीं भी बना दे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। जी तीनों बन चुके हैं। अब देखिए dx² - y² क्या है, dx² - y² क्या है, आपका एलोन द एक्सेस होता है, तो अर्थात x और y अक्ष पर ये होंगे। जैसे जी हमने y मान लिया, जैसा मानिए वैसे मानिए, ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया, ठीक है। तो ये x है और ये तुम्हारा y है, तो ये क्या हो जाएंगे, और ये तुम्हारा z है, तो ये कहलाया तुम्हारा dx² - y²। dz² कैसा होता है, dz² देखिए जरा, ये आपका z है, तो ये तुम्हारा कौन सा ऑर्बिटल है, dz²। ये सभी कैसे होते हैं आपके, ये 2 एलोन द एक्सेस होते हैं और ये बिटवीन द एक्सेस होते हैं। इनको 2 भागों में बांटा, एक को कहा हमने T2g, ये T2g है और ये TEG है। अब बारी आई आपकी f ऑर्बिटल्स की, किसकी बारी है,
f ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। f ऑर्बिटल्स का आकार जटिल होता है, जिसको बनाना इजी नहीं है, अर्थात बोर्ड पर बनाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन f ऑर्बिटल्स 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अगर इनकी आकार को आप बनाना चाहें तो बन तो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इनकी फिगर जटिल होते हैं और यह 7 प्रकार के होते हैं। जैसे अर्थात इनके 7 प्रकार के जो नाम हैं वो 7 प्रकार के ऑर्बिटल्स ये हैं। इनका ये f(x)3 यानी f(x3), f(y3) और f(z3). फिर है चौथा नंबर f(x)(y)(z), f(x)(z2 - y2), f(y)(z2 - x2), f(z)(x2 - y2। ये 7 प्रकार के होते हैं। बस अंतर ये है कि इनका जो है आकार इतना जटिल है कि 2 डायमेंशनल पर इसको बनाना आसान नहीं है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि तो f(z)3 का आकार इस टाइप का होगा और f(y)3 का आकार इस टाइप का होगा, f(x)3 का आकार इस टाइप का होगा। अर्थात अगर इसमें देखा जाए तो आप गौर कीजिए, अगर f(x)3 है तो ये डंबल यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले क्षेत्र हैं इस टाइप x अक्ष की ओर है, y3 वाले में y अक्ष की ओर है और z3 वाले में z अक्ष की ओर है। ठीक इसी प्रकार से f(x)(y)(z), f(x)(z2 - y2) इन सभी ऑर्बिटल्स को बनाया जा सकता है, बशर्ते आकार थोड़ा सा जटिल है तो थोड़ा टाइम लेते हैं। तो इनका बनाना और आकार जो है जनरली पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये 7 प्रकार के होते हैं, इनको आपको याद रखना है। और अब और इसमें क्या विशेषता हो सकती है, देखिए और विशेषता ये है, और विशेषता इसकी ये है कि इसका जो एंगुलर नोड होगा, एंगुलर नोड होगा आपका L=3, चूंकि f के लिए मान 3 होता है। और बाकी रेडियल नोड होगा इसमें n-1, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या n पर डिपेंड करेगा। टोटल नोड आएंगे आपके n-1 प्लस l। ठीक है ना। तो इससे आप नोड निकाल लेंगे। आई होप आपको ऑर्बिटल्स आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो f ऑर्बिटल्स भी डायरेक्शनल होते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको ऑर्बिटल्स बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं नोड से रिलेटेड, जिसकी आप आंसर लिखेंगे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है 4s में कुल नोड आप कमेंट्स में केवल संख्या डाल देंगे, मैं समझ जाऊंगा। इधर दूसरा क्वेश्चन है आपका 3p में एंगुलर नोड आप क्वेश्चन मार्क कर दिए मैंने, और टोटल नोड क्वेश्चन मार्क कर दिए। ये आपको दिखाना है, इन दो की आंसर आपको कमेंट्स करके देना है। नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरा पार्ट है इसका ऑफ बाउ रूल्स मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा। थैंक यू। जय हिंद।